एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश खेती बाड़ी करता था और उसी से घर चलाता था। शारदा खेतों में सब्जी उगाया करती थी और उसे बेचकर पैसे कमाती थी। अनामिका घर पर ही रहती थी, खाना बनाती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा, दिन ब दिन सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोग सब्जियां खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? सरकारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ के कारण गरीब किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इतने पैसे निवेश किया है खेती के लिए, तो अब वो दाम बढ़ाकर सब्जियां बेच रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने अपना भाव बढ़ा दिया है, तो बढ़ते भाव की वजह से सभी को परेशानी हो रही है। हम किसान हैं, हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें सही दाम पे बेचना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम किसान हैं, पर इस बात का किसी को परवाह नहीं। वो कहते हैं कि हम देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारे पीठ पीछे ही वो छुरा भोगते हैं। हम रात दिन इतनी परिश्रम करके काम करते हैं और वही किसान रात के वक्त अपनी जान गंवाते हैं बिजली के झटके खाके। और कुछ लोग तो खेती के दौरान ही अपनी जान गंवा देते हैं। फिर सुखाड़ की वजह से सारा फसल बर्बाद हो जाती है और लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आप इतना सोच रही हैं, पर लोगों को इस बात को लेके थोड़ी भी परवाह नहीं है। बस वो भाव बढ़ गए यही कहते हैं। अरे बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्या हो गया ऐसा? मैं दुखी हूँ माँ। हमारे कुएं के पानी सूख चुके हैं। झील से पानी लाके खेत में इस्तेमाल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि सब्जियों के भाव बढ़ गए और भाव बढ़ गए। मैं बहुत दुखी हूँ। शारदा रमेश की बातें अनामिका उधर से सुन लेती है। फिर वो खाना पका के पति और सासू माँ के लिए ले आती है। भोजन खत्म करके रमेश खेत के लिए निकल जाता है। शारदा सब्जियां बेचने चली जाती है। फिर अनामिका घर पे अकेली थी। अनामिका के दिमाग में बस वही सारी बातें चल रही थी जो उसके पति ने कहा था। ठीक उसी वक्त अनामिका के दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। गांव में कुछ ऐसे जमीन थे जो फसल के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। कोई वहाँ पे जाता भी नहीं था। वहाँ अनामिका सोचती है किसी को बिना बताए कुछ अच्छे फसल उगाने के बारे में। शारदा और रमेश के घर से चले जाने के बाद वो उन जमीनों पे जाती है और वहाँ पे बैगन की खेती करती है। बैगन की खेती करने के लिए हमें बहुत पानी चाहिए होगा। मेरे पति कह रहे थे कि पानी की समस्या है। मैं एक काम करूँगी, हर दिन मैं झील से पानी लाके यहाँ पे भर के रखूंगी। फिर कुछ ही दिनों में बैगन फलने लगेंगे। इस तरह से सोच के अनामिका बैगन की खेती करती है। अपने पति और सासू माँ को बिना बताए वो मटके से झील से पानी ले आती है और बैगन की खेती में डालती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं और लोगों का नाटक शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ किसान सुखाड़ की वजह से सब्जियां नहीं उगा पा रहे थे। शारदा रमेश भी बहुत चिंतित थे। अब क्या होगा माँ? मैंने भी सब्जियां उगाना बंद कर दिया है। घर पे पैसे आने का कोई स्रोत भी नहीं। हाय भगवान, और कितनी समस्या आएगी। इस बड़ी परेशानी से हम कैसे निकल पाएंगे माँ? बेटा, एक बार हम MRO ऑफिस जाके मदद के लिए उनसे विनती कर सकते हैं। तुम सभी किसानों को इकट्ठा करो, हम चलते हैं। अभी के अभी जाओ। कम से कम चलो, सरकार से हम मदद मांग के देखते हैं, किसानों की भी सहायता होगी। हाँ माँ, ऐसा ही करते हैं। अभी हम निकलते हैं, चलो। रमेश ऐसा कह के निकल जाता है। शारदा इस बात को लेके बहुत चिंतित हो जाती है। अनामिका भी सोचने लगती है अपने पति और सासू माँ की कही हुई बातों पर। उस दिन किसी ने एक दाना तक मुंह में नहीं लिया। रमेश जो बाहर गया था वो शाम को लौट आता है। जब वो लौट आता है उसके आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बेटा अनामिका, जाके एक गिलास पानी ले आओ। पानी पीने के बाद रमेश अपनी सांसें रोककर रोने लगता है। रमेश को इस तरह देख शारदा और अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या हुआ, क्यों वो रो रहे हैं, ये पूछने लगती है। क्या हुआ है, हमें बताओ। MRO के ऑफिस में क्या कहा? क्या उन्हें मदद के लिए कही? हमें कोई नहीं बचा सकता है माँ। एक तरफ सरकार और एक तरफ लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। MRO भी हमें किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकती है। वहाँ कोई कुछ कह रहा है। हम वहाँ पे मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं ठीक से माँ। सरकार के पास फंड की कमी है माँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों को कुछ दिनों तक वो मदद नहीं कर सकते हैं। कम से कम 3 महीने लगेंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही माँ। किसानों की समस्या सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वहाँ रविंद्र चाचा ने जाके आत्महत्या कर ली। हाय रे, ये तो बहुत भयानक बात है। उसकी तो 2 बेटियां भी है।
उसने ऐसा क्यों किया? अब वो क्या करेंगी? यही तो कह रहा हूँ माँ, हमारी किस्मत बहुत खराब है, कष्ट भरा जीवन है। भगवान हमारी विनती सुनते ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो क्यों ना। शारदा और रमेश जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस बीच अनामिका आके कहने लगती है, अजी सुनते हैं सासू माँ, मैंने आप दोनों से एक बात छुपाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है वो बात बताने का। क्या अनामिका, कौन सी बात छुपाई है? मैं बता नहीं सकती हूँ, दिखाऊंगी, आइए। ये कहकर अनामिका रमेश और शारदा को खेत में ले गई, जहाँ उसने बैगन उगाती है। वहाँ हर पौधे में बैगन गुच्छे गुच्छे में लटके हुए थे। ये देखकर शारदा और रमेश चौंक जाते हैं। अनामिका, ये सब तुमने किया है? पर कब किया? इस खेत को उगाने के लिए तुम हर दिन पानी घड़े से ले आती थी क्या? गांव वालों ने मुझे कहा था कि तुम पानी ले जाती हो, पर तुमने कभी कुछ नहीं बताया। सिर्फ आप ही नहीं सासू माँ, गाँव वालों को भी नहीं पता कि हम ऐसे फसल उगा सकते हैं। मैंने थोड़े से पानी में ही ये सब उगाया है। मैंने रेडियो में इस तरह की खेती की प्रक्रिया के बारे में सुना था, इसीलिए आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया। कैसा लगा? वाह अनामिका, तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा है। तुम्हारी ऐसी खेती देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अनामिका ने उन बैगन की फसल को इसलिए ही उगाया था ताकि सभी ग्रामीण उस बारे में जान सके। उसने वो पद्धति सभी को सिखाई। सुखाड़ के समय अनामिका ने सोचा कि किसान कैसे खेती कर सकते हैं। सभी किसानों को उसने बताया कि सुखाड़ के वक्त किस तरह से खेती किया जा सकता है। फिर अनामिका के कहे हुए इस पद्धति से सभी ने खेती की। अनामिका के इस सेवा की वजह से सरकार ने उसे सम्मानित भी किया। उसे सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार भी दिया गया। शारदा अपनी बहू की फसल बेचकर बहुत खुश होती है। रमेश भी अपनी पत्नी की महानता के लिए बहुत गौरव महसूस करता है। तब से वो परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे, रमेश और भरत। वो दोनों खेती किया करते थे। वो दोनों बेटे की शादी करा देती है। रमेश की शादी अनामिका से होती है और भरत की शादी राधिका से होती है। दोनों देवरानियों में मेल नहीं थी। छोटी छोटी बातों को लेकर वो एक दूसरे से लड़ती थी। गर्मियों का मौसम था, इसीलिए भरत नारियल बेचने का काम करने लगता है। इस व्यापार में अच्छा मुनाफा था। तभी एक दिन भरत कहता है, माँ। कहो बेटा। माँ, नारियल बेच के जो पैसे कमाए इस महीने, ये लो। अरे बेटा, ये तो बहुत कम पैसे हैं। पिछले महीने तो तुमने ज्यादा पैसे दिए थे, इस बार इतने कम क्यों? व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं माँ, हमारा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर इतने कम पैसे क्यों दिया तुमने? कहीं खर्च कर दिया है? हाँ सासू माँ, हमने पैसे खर्च किए हैं। ये हमारी मेहनत की कमाई है ना, और ऊपर से गर्मी है तो हमने एक फ्रिज खरीद लिया है। सबके घर में है, बस हमारे घर में नहीं था। मुनाफा मिला तो हमने अपने लिए एक फ्रिज खरीद लिया। किसी से पूछा नहीं? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। क्यों, हमने कोई गलती की है क्या? फिर हम आपसे क्यों पूछने जाएं? जब राधिका और शारदा बातें कर ही रहे थे, तभी वह रमेश और अनामिका आ जाते हैं। रमेश ने जो खेत में पैसे कमाए थे वो आके शारदा को देता है। माँ, इस महीने के खेतों से कमाए हुए पैसे, कल मजदूर आएंगे पैसे लेने, आप उन्हें तनख्वाह दे देना माँ। साथ ही मुझे 2 बोरे फर्टिलाइजर चाहिए। अगर आप मुझे पैसे देंगी तो मैं जाके ले आऊंगा। हमें अपने खेतों को घेरने होंगे, उस बारे में भी मुझे बात करनी थी आपसे माँ। मैंने पहले किसी से इस बारे में बात कर रखा है। अगर आप भी जाके एक बार बात कर लेती है तो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा माँ, खेत की तरफ जा रहा हूँ मैं। अरे भरत, तुमने देखा? अपने भाई से सीखो। सारा पैसा लाके उसने मुझे दे दिया और फिर बताया उसे क्या क्या चाहिए और वहाँ से पैसे ले गया। क्या उसकी पत्नी अनामिका ने एक भी शब्द कहा? पर तुम अपनी पत्नी को आगे बढ़ा देते हो हर बात पे बात करने के लिए। ऊपर से वो उल्टा जवाब भी देती है और तुम चुपचाप खड़े होके सुनते हो। माँ, मैं क्या कहूँ? नहीं, तुम कुछ मत कहो। तुम्हें पता भी है क्या गलती तुमने की है? हमने क्या किया है? ऐसा मानो कि हमने किसी की जान ले ली है। इसका मतलब हमें यहाँ नौकरों की तरह रहना होगा। क्या हमारे लिए कोई खुशी के पल नहीं हो सकते? बड़े होने के बहाने से आप हमारी इच्छाओं को अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहती है? नहीं, बहुत हो गया। अब तुम लोग मेरे घर से अभी के अभी चले जाओ। मैं तुम लोगों को एक पल के लिए भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ, चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है हमारा कोई सम्मान नहीं है? अपनी बड़ी बहू को सर पे चढ़ा के पूरा गांव घूमिए। चलिए जी, चलते हैं।
भरत अपनी माँ से एक शब्द कह भी नहीं पाया और अपने पत्नी के कहे मुताबिक घर से निकल गया। भरत और राधिका की हरकतों से शारदा का बहुत दिमाग खराब हुआ, पर उसे ये भी बुरा लगा कि उसका बेटा घर से चला गया। जब शारदा इस तरह से रो रही थी, अनामिका आके उसे समझाती है और कहती है थोड़ा धैर्य रखने के लिए। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, ये मेरी जिम्मेदारी है भरत और राधिका को घर लौटा के ले आना। मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास कराऊंगी और मजबूर कर दूंगी ताकि वो अपने घुटने टेक के आपसे माफी मांग ले। ऐसा कहकर अनामिका खेत के लिए चली जाती है। एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के अपने घर की बातें वो सोचने लगती है। रमेश अपने खेतों के काम में व्यस्त था। तभी उस रास्ते से एक भिखारी जा रहा था। भिखारी भूख के कारण अचानक से चलते चलते बेहोश होके गिर जाता है। ये देखकर अनामिका दौड़ के जाके उस भिखारी को एक नारियल देती है उसका पानी पीने के लिए। उसकी भूख मिटती है। भिखारी उठता है और अनामिका को आशीर्वाद देता है। मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। तुमने मेरी भूख मिटाई, पर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? ये लो ये नारियल, ये तुम्हें एक दिन महान इंसान बनाएगा। ऐसा कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। अनामिका नारियल लेके घर लौट आती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो नारियल उसके हाथों से गिर जाता है। वो नारियल जमीन पे गिरते ही एक बड़ा सा नारियल पेड़ में बदल जाता है। रमेश और अनामिका उस नारियल पेड़ को देखकर बड़े आश्चर्य होते हैं। अजी आपने देखा, मैं तो बहुत आश्चर्य हो रही हूँ। ये सब आशीर्वाद का ही फल है। हाँ अनामिका, ये तो बहुत आश्चर्य है, पर हम इतने बड़े नारियल पेड़ को लेके क्या करेंगे? इससे हम बहुत लोगों को सबक सिखा सकते हैं। अच्छा पहले चलिए हम यहाँ से चलते हैं। पर कहाँ? और कहाँ? आपके भाई भरत और उसकी पत्नी राधिका के पास। उन्हें तो बहुत अहंकार है ना पैसों के। देखो अब मैं कैसे उसे सबक सिखाती हूँ और कैसे उनके अहंकार जमीन में मिला देती हूँ। ये कहकर अनामिका उस मायावी नारियल को लेकर वहाँ जाती है जहाँ भरत व्यापार करता था। भरत बड़ा आश्चर्य होता है अनामिका के हाथ में उतना बड़ा नारियल देखकर। अनामिका को देखकर राधिका के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकले। अनामिका उस मायावी नारियल में एक छेद करती है और उसका सारा पानी निकालती है। वो बड़े बड़े पतीले, बाल्टी सब में नारियल पानी को भर के बेचने लगती है। जो लोग भरत के पास आते थे नारियल पानी के लिए, अब वो अनामिका के पास जाने लगे। वो नारियल पानी पतीले में, बाल्टी में, ड्रम में भर के वहाँ से ले जाने लगे। कितने भी लोग क्यों ना आए, पर वहाँ नारियल पानी खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो बस निकलते ही जा रहे थे और इस तरह से अनामिका के व्यापार में 1000 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। अब इनकी वजह से ही भरत का व्यापार बिल्कुल नहीं चलता है। अब पैसों की कमी की वजह से भरत और राधिका को खाने के लिए भी लाले पड़ गए। रमेश और अनामिका के पास आके वो दोनों रोने लगते हैं। अनामिका उन दोनों को अपनी सासू माँ शारदा के पास ले जाती है। भरत आके अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है। राधिका भी घुटने टेक लेती है और अपनी सासू माँ के सामने माफी मांगने लगती है। हम सभी को बड़ों की बातें जरूर सुननी चाहिए। वो जो कहते हैं सही के लिए ही कहते हैं। अगर आप उनके कहे हुए रास्तों पे चलोगे तो आपके साथ हमेशा ही भला होगा। ये बहुत बड़ी भूल है इस तरह से उनके साथ लड़के और उनके खिलाफ हो जाना। अब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अब एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। सासू माँ बुरी नहीं है राधिका, वो हमारे भले के लिए ही सोचती है। वो हमेशा चाहती है कि हमारा परिवार सुखी रहे, एक साथ अच्छे से रहे। बहुओं को अपनी सासू माँ की बातें सुनना अनिवार्य है। अनामिका की ऐसी बातों से पूरा परिवार बहुत खुश होता है और इस तरह अनामिका की कही बातों से राधिका के मन की सारी गंदगी निकल जाती है। वो सासू माँ से माफी मांग लेती है और तब से शारदा की कही बातों से ही पूरा परिवार चलता है और बहुत खुश रहता है। तब से मन मिलाव भी बढ़ जाता है। राधिका और भरत के बीच, राधिका और शारदा के बीच, राधिका और अनामिका के बीच फिर कभी मतभेद नहीं होता है। तब से वो सब एक साथ मिलके बहुत खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं और शारदा के अनुशासन से ही घर चलता है।